नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपेक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। कर दे स्टार्ट। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाषा अभिव्यक्ति के कितने माध्यम हो सकते हैं। कितने माध्यम है भाषा अभिव्यक्ति के? तीन माध्यम है। कौन कौन से? सांकेतिक, लिखित, मौखिक। हमने इसके बाद बात की थी कि जो भाषा अभिव्यक्ति के तीन माध्यम होते हैं उनमें सबसे कठिन माध्यम कौन सा होता है। अगर प्रश्न कर लिया गया कि निम्न में से भाषा अभिव्यक्ति का सबसे कठिन माध्यम कौन सा है, ऑप्शन आपको दे दिया गया लिखित, ऑप्शन बी दे दिया गया मौखिक, ऑप्शन सी दे दिया गया सांकेतिक, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब क्या रहने वाला है? हाँ, सांकेतिक। क्योंकि हम संकेतों को, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक संकेत को करके दिखा सके, है ना, इसलिए सबसे कठिन माध्यम कौन सा माना गया? सांकेतिक। इसके बाद बात करेंगे सबसे सरल माध्यम कौन सा है। अगर हम कठिन की बात करें तो कठिन कौन सा माध्यम हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? सांकेतिक। लेकिन अगर हम यदि सबसे सरल माध्यम की बात करें तो सबसे सरल माध्यम होगा हमारा मौखिक। कौन सा हो जाएगा? मौखिक हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि मौखिक और जो लिखित, हमारा जो लिखित माध्यम है, इसे अगर हम बात करेंगे तो इसे सरल भी कह सकते हैं और इसे कठिन भी कह सकते हैं। सरल किस स्तर पर कहा जाएगा? जब हमें जानकारी नहीं है, जब हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो हमारे लिए वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अगर हमें चाइनीज में बोला जाए कि आप कुछ लिख करके बताओ, हम पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं बता सकते, लेकिन हमारे से बोला जाए कि हिंदी में लिख करके बताओ, आराम से बता सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सरल और कठिन माध्यम कहलाएगा। सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात की थी मौखिक और सरल। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक आधार पर क्या कहलाएगी? हिंदी से यदि प्रश्न बनना स्टार्ट होता है तो यहीं से होता है कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या हो जाएगी हमारी? ध्वनि। क्योंकि बच्चा जब बचपन में बोलना स्टार्ट करता है तो उसके मुख से न स्वर निकलते, सॉरी, उसके मुख से क्या निकलते हैं? केवल स्वर निकलते हैं, केवल ध्वनियां निकलती है, अस्पष्ट ध्वनियां। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है तो उसके बाद वो क्या स्टार्ट करता है? वर्ण। ठीक है, अब आपसे दो प्रकार के प्रश्न बन गए। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि। लेकिन लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास विचाराभिव्यक्ति के अलावा अगर हम कौशलों की बात करें, एक बच्चे के अंदर कौन कौन से कौशल होते हैं, उन कौशलों की संख्या कितनी होती है? कौशल कितने हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया भाषा अभिव्यक्ति के कौशल कितने होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति के कौशल कितने हो सकते हैं? अभी तक तो अपन भाषा अभिव्यक्ति के माध्यमों की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे भाषा अभिव्यक्ति के कौशल कितने हो सकते हैं। कितने होंगे? 4। कितने हो जाएंगे? फिर हमारा जवाब 3 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन ये क्या है, उसमें आएगा हमारे पास शिक्षण अभिरुचि है। शिक्षण अभिरुचि के मध्य सबसे पहला प्रश्न ही यहीं से बनता है कि भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब वो 4 भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम कौन कौन सी होंगे हमारे पास? जानते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम के बाद में हम भाषा अभिव्यक्ति के कौशल की बात कर रहे हैं अपन। 4। अब 4 कौशल में कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला जो कौशल होगा वो होगा सुनना। बालक सबसे पहले क्या स्टार्ट करेगा? सुनना। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा वो हो जाएगा बोलना। उसके बाद हो जाएगा नंबर 3 पढ़ना, और अंतिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सबसे कठिन वाला? लिखना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि
भाषा अभिव्यक्ति के कौशलों की संख्या कितनी है? सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, तो हमारा जवाब क्या निकलने वाला है? 4। कौन कौन से होते हैं? कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए अभी तक। सबसे पहला प्रश्न, भाषा अभिव्यक्ति के कौशल कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? इनमें से 3 देगा, 1 नहीं देगा, 2 प्रश्न हो गए। एक ये प्रश्न बनता है, भाषा अभिव्यक्ति के जो कौशल है उनका क्रम क्या है? एक तो क्रम पूछा जाता है तो इनका क्रम यही रहने वाला है। अगर इनका क्रम बदल करके दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है इनको क्रम से जमाइए, तो फिर वो क्या है, आपसे मिलान वाले प्रश्न बना करके देगा। तो हमें क्रम यही ध्यान रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब बच्चा है सबसे पहले उसके अंदर जो ध्वनियां जाएगी वो सुनेगा, सुनने के बाद वो बोलना सीखेगा। तभी तो है कि हम अगर हाड़ौती क्षेत्र में रहते हैं, हमें जो सुनने को मिलता है बोलना भी वही सीखते हैं अपन, है ना। सुनने के बाद वो क्या सीखेगा? बोलना। बोलने के बाद क्या सीखेगा? वो पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या सीख जाएगा? वो लिखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा अभिव्यक्ति कौशल के क्रम की आप चर्चा कीजिए, तो क्रम यही रहने वाला है ना। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, सु, बो, प और ली, इनको एक साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं, सुबोपल्ली। याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक जो बहुत अच्छी लेखिका रही है, उनके द्वारा भी यही क्रम दिया गया है छोटे बच्चों के लिए। उनके द्वारा यही क्रम दिया गया है कि भाषा अभिव्यक्ति कौशलों की संख्या कितनी है? 4, और उनका क्रम क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है। तो आप यहाँ पर एक इसके बाद जो अपन ने लिखा था उसके बाद लिख लेंगे, भाषा अभिव्यक्ति के कौशल। और भाषा अभिव्यक्ति के कौशलों में चारों का नाम इस प्रकार से क्रम बना करके लिख लेंगे। फीकी चाय लग रही, फीकी। हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ, इसके बाद की हम बात करते हैं। हमारे पास था कि संविधान में भाषा किस भाग में, किस अनुच्छेद में भाषा का जिक्र किया गया है? एक प्रश्न जो वहां से बना था, याद है आपको? संविधान की भाग संख्या 17 है ना। भाग संख्या 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हमें किसकी चर्चा की गई है? किसकी चर्चा की गई है? भाषा की चर्चा की गई है। हमें क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलो, भाषा अभिव्यक्ति कौशलों के बाद हम बात करते हैं आज हमारा जिस पर अपन पढ़ने वाले हैं, व्याकरण की, ठीक है। बात करते हैं अपन व्याकरण। हाँ जी, भाग 17 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। तो हिंदी व्याकरण के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले व्याकरण शब्द से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनता है ना, यहीं से बनता है। ये हमारे पास व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता में भी पूछा जा सकता है, और ये एक संधि का उदाहरण भी है। अब ये मैं बाद में पूछूंगा जब मैं संधियां पढ़ा दूंगा कि ये कौन सी संधि का उदाहरण हमारे पास होगा। सबसे पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं कि व्याकरण शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना है, कौन कौन से इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं, कौन कौन से इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने प्रत्यय और कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? वी, आ और करण, 2 उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं, अर्थात वी, आ, करण, इन सभी को मिलाकर के हमारे पास एक शब्द निष्पन्न होता है, वो है व्याकरण। चलो, व्याकरण किसे कहते हैं? ये उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की क्लास अपनी अलग से रहने वाली है, क्योंकि उपसर्ग के एग्जाम में अलग से प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे पास पर्सनली एक टॉपिक है ना, इसकी चर्चा अपन वहां करेंगे। यानी किसी भी शब्द में आगे जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जी, वहां यही तो पूछा जाएगा आपसे
कि व्याकरण शब्द में निम्न में से कितने उपसर्ग हैं। अब वहां पर ऑप्शन देगा आपको 1, 2, 3 और 4। अगर हमने पढ़ रखा है कि इसमें 2 उपसर्ग हैं वी और आ, तो हमारा जवाब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बात यह करनी है कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। व्याकरण किसे कहेंगे, व्याकरण कौन सी लिंग का है, यह भी पूछा जाता है। व्याकरण शब्द में कौन सा लिंग है। अभी तक है ना जो पढ़ाया जाता था कि व्याकरण स्त्रीलिंग है, मैंने तो व्याकरण पढ़ ली, मैंने तो पढ़ ली, हमारे तो पढ़ा दी, तो व्याकरण तो अपन स्त्रीलिंग समझ रहे थे। लेकिन व्याकरण स्त्रीलिंग ना हो करके व्याकरण क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये, पुल्लिंग कहा जाता है, पुरलिंग नहीं कहा जाता। हाँ, अभी तक हम पढ़ाया गया था पुरलिंग लिखते थे, पुरलिंग नहीं, पुल्लिंग है ना। व्याकरण कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। हाँ तो बुला लो। हाँ, व्याकरण किसे कहते हैं, ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा को सरल और शुद्ध तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ऐसा ग्रंथ जो भाषा को सरल और शुद्ध तरीके से प्रयोग करने के लिए हमें अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। सामान्य सी बात है कि व्याकरण हमें शुद्धता सिखाता है, सरलता सिखाता है, किसकी, भाषा की। सामान्य सी बात है। तो हमारी एक परिभाषा बन जाएगी, व्याकरण किसे कहेंगे। ठीक है, व्याकरण किसे कहेंगे, ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा को सरल और शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए अग्रसर करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा को सरल व शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए अग्रसर करता है, उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण को हम कितने भागों में पढ़ सकते हैं, व्याकरण को कितने भागों में पढ़ा जा सकता है। देखो, व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ा जा सकता है। व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में पढ़ा जा सकता है, 3 भागों में पढ़ा जा सकता है। जो सबसे पहला भाग है वो देने वाला है हमारा वर्ण। क्या है ना, सबसे पहला भाग होगा हमारा वर्ण, उसके बाद पढ़ेंगे अपन शब्द, उसके बाद पढ़ेंगे अपन वाक्य। व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें 3 भागों में मुख्य रूप से हमें 3 भागों में बांटना पड़ता है। इसी बीच हमारे पास एक पद भी आता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन व्याकरण को मुख्य रूप से पढ़ने के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब 3 भागों में बांटते हैं, लिख भी सकते हो साथ में। ठीक 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 ठीक। वो क्या है कि जैसे इनकी सभी की परिभाषाएं आएंगी। हाँ, तो हम इनको क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहीं से बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हमारा सिलेबस से संबंधित जो सबसे पहला टॉपिक है वही स्टार्ट हो रहा है। यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्ण से ही हमारी हिंदी की शुरुआत होती है। बचपन में जब हमें हिंदी पढ़ाई जाती है तो वर्ण से ही स्टार्ट किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको कक्षा 1 में लेकर के चलूंगा, पूरे अनाराम पढ़ा दूंगा मैं आज, है ना। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, वर्ण, है ना। जानते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है, वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण से और क्या बनता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, फिर सार्थक समूह से बनने वाले जो शब्द होते हैं, शब्दों को सार्थक समूह को क्या कह सकते हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्ण। किसे कहेंगे वर्ण, क्या होता है वर्ण, आइए समझते हैं। परिभाषा,
अभी तक हमें पढ़ाया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है और यही अपन ने पढ़ी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वर्ण। भाषा की छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन जाता है। अब हम इसी प्रश्न को इस प्रकार से कहेंगे कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो हमारा जवाब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण की ही परिभाषाएं चलेंगी, 2-3 परिभाषाएं हैं वर्ण की, लेकिन आधार अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये सामान्य सी परिभाषा हो गई जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अब अपन पढ़ेंगे एक और परिभाषा, तो यहां पर लिखेंगे मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा बनेगी, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। लिख देंगे, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलानी है? वर्ण कहलाएगी, वर्ण कहलानी है। लिखा अपन ने? हाँ, इसके उदाहरण में जैसे अपन लिख देंगे लिखित आधार पर, क्योंकि ध्वनियों को तो लिख नहीं सकते। मैं आपके सामने जो शब्दावली बोल रहा हूं, वो जो ध्वनियां निकल रही है वो पैदल चल करके आपके पास जा रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उन्हें लिख नहीं सकता। लेकिन जो वर्णों की मैं बात करता हूं, उन वर्णों को लिख सकते हैं, उन वर्णों को लिखा जा सकता है, जैसा कि अ, आ, क, ख आदि। इस प्रकार से हमारे पास ये वर्ण हो जाते हैं। ये चर्चा हम बाद में करेंगे कि कितने वर्ण होते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, इनकी बातें अपन बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देते हुए हमें ये चलना है कि हमने पढ़ा वर्ण, हमने पढ़ा मौखिक आधार पर, हमने पढ़ा किसके आधार पर? लिखित आधार पर। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि वर्ण और ध्वनि ये मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन दोनों में अंतर क्या है? प्रश्न ये बनता है कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है कुछ अंतर? जैसे हमारे पास शब्द आया भावना, हमारे पास शब्द क्या आया? भावना। अब मैं यहां आपसे प्रश्न करूं कि इस भावना शब्द में वर्ण कितने हैं? प्रश्न बनेगा, मान लीजिए प्रश्न दे दिया गया कि भावना शब्द में निम्नलिखित में से वर्ण होंगे, वहां दे देगा आप 3, 4, 5, 6 जो भी है उसकी इच्छा अनुसार, फिर हमारा जवाब क्या होगा? 4। या फिर वो तो अपन देखेंगे निकाल करके कितने हो सकते हैं। अब इसके बाद पूछ लिया गया भावना शब्द में ध्वनियां कितनी है? 1, 2, 3, 4, कुछ भी दे सकता है वो। तो ध्वनि और जो अपना वर्ण है उसमें अंतर किस प्रकार से करेंगे? ये इधर देखिए, देखो भा, व और ना, ये 3 तो हमारे पास क्या है? इसमें ध्वनियां हैं। क्या है? 3 हमारे पास इसमें ध्वनियां हैं। और इसके बाद में भ, आ, व में मिला हुआ है अ, उसके बाद में न और उसमें मिला हुआ है आ। ये अपने पास इतने सारे इसमें क्या हो गए? वर्ण हो गए। ठीक है, आ रही है समझ में बातें?
ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि वर्ण में और ध्वनि में क्या क्या अंतर है। ध्वनि पूछी जाती है कि इस शब्द में ध्वनि कितनी है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 3। यदि हमारे से पूछा जाता है वर्ण कितने हैं, तो फिर ये सारे वर्ण गिनने में आएंगे। अब इनमें से जो संख्या हमारी बैठ रही होगी वही ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगी और होगी। हाँ जी, ध्वनि जैसे भा, व और ना 3 बार बोलना है, इसलिए वो ध्वनि है। उसके बाद में वर्णों की अपन पहचान एक एक को तोड़ करके करेंगे, उसमें से स्वर वर्ण अलग निकाल देंगे, व्यंजन वर्ण अलग निकाल देंगे। हाँ ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने एक नाम जरूर पढ़ा होगा, अक्षर। जी, अक्षर। अक्षर मैं तुम्हें याद करता हूं। तो अक्षर, अक्षर किसे कहेंगे? स्वर व्यंजन ऐसे पहचानेंगे क्योंकि जहां पर जो वर्ण है ये भ वर्ण है, इसमें जब तक अ नहीं मिलेगा तब तक इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो ये जब स्वर और व्यंजन अपन अलग अलग पढ़ लेंगे तो अपने आप ही अपन निकल करके सामने आ जाएंगे। अभी अपन ने डिवाइड नहीं किया है, अभी अपन एक सामान्य तौर पर देख रहे हैं कि क्या है। जब अपन स्वरों को पढ़ेंगे तो स्वरों में से अपन 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। फिर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उनको अलग अलग निकालेंगे, है ना। अब अपन चलते हैं अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? हाँ बताइए, अक्षर किसे कहते हैं? अभी तक अपन ने बहुत पढ़ा है, किसे कहें अक्षर? देखो, अक्षर का मतलब होता है अ, और क्षर का मतलब होता है, ये देखो, अ का मतलब क्षर का मतलब नाश और अ का मतलब नहीं। जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, अर्थात हाँ, यानी कि मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि, मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका कभी नाश नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मैंने आपके सामने बोला अ, मैंने आपके सामने बोला क, मैंने आपके सामने बोला ब, ये क्या है? अक्षर हैं, ध्वनियां हैं। और ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण कर दिया गया, जिनका अब नाश नहीं होने वाला, है ना, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। तो आपने अक्षर की परिभाषा लिखी, ठीक है। अब अपन चलते हैं, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है सामान्य तौर पर। अब अपन इसी चीज को इस प्रकार से देखते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाएगी? क्या कही जाएगी? शब्द। अगर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी शब्द। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। देखो, हम शब्द उसे ही कहेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होगा। हमने किसके आधार पर बताया? अर्थ के आधार पर। यानी शब्द उसे ही तो कहेंगे जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ है। और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को आपस में मिलाते हैं तब शब्द बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए वर्ण ये है, जैसे ल, क और म, वर्ण ये भी है हमारे पास, वर्ण ये भी है हमारे पास, वर्ण ये भी है हमारे पास। इन तीनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो हमने लिखा ल, क और म। क्या हम व्याकरण की दृष्टि से इसे शब्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
क्योंकि शब्द उसे कहेंगे जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। इसका तो कहीं से कहीं लेकर के कोई अर्थ नहीं निकल रहा, परंतु इन्हीं वर्णों को अपन इस प्रकार से जोड़ेंगे जैसे क, म और ल। हाँ, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। जिसका अर्थ निकलता है वही क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। जिसका अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं कहलाता। जिसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, वही शब्द है। वर्ण तो थे, वर्णों को आपस में मिलाया भी सही, लेकिन इसका कोई अर्थ हमारे पास नहीं निकल करके आया, इसलिए हम क्या नहीं कह सकते, इसे शब्द नहीं कह सकते। परंतु यहाँ इनको मिलाने के बाद हमारे पास शब्द आया है कमल। तो कमल किसी का नाम हो सकता है, कमल पुष्प का नाम है, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब हमारे से ये बात पूछी जाती है कि भाषा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को तो हमने क्या कह दिया, शब्द कह दिया। अगर इसी प्रश्न को मैं इस प्रकार से पूछूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है, तो फिर हमारा जवाब क्या होगा, वाक्य होगा। क्या होगा, वाक्य। तो हम लिख सकते हैं, ये केवल इकाइयों की बात की जा रही है, ये इकाइयों की बात की जा रही है ना। तो लिख सकते हैं अपन, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। इसी के साथ अपन एक और परिभाषा लिख लेंगे। हाँ, इसी के साथ हमारी एक और परिभाषा हो जाएगी, भावों या भावार्थ के आधार पर, भावों या भावार्थ के आधार पर भावों या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी व बड़ी इकाई, सबसे छोटी व बड़ी इकाई क्या कहलाती है, वाक्य ही कहलाती है। क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है, वाक्य कहलाती है। ये हमारे पास वर्णों से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। देखो, वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्ण ही वर्ण आपस में मिलकर के क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। शब्द ही आपस में मिलकर के क्या बन जाएंगे, हमारे पास वाक्य बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे। वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य। चलो एक और प्रश्न उठता है कि पद किसे कहते हैं, पद किसे आ जाए, हाँ, अनेक सारे वाक्य नहीं, पद किसे कहेंगे, तो आइए अपन पदों की बात करेंगे। धीरे धीरे अपन इस प्रकार की बातें करते रहेंगे। एक बार मुझे देना, ठीक है, आएगी इसमें। अब ये लिखेंगे तो उस हिसाब से ये अच्छा है, हाँ, प्रश्नों के हिसाब से ठीक है। जैसे प्रश्न लिख करके अपन समझा रहे हैं ना, ये और ठीक है, लेकिन बच्चे आएंगे तो वो और अपने हिसाब से लिख लेना। वो तो आज की अपनी ये थी, है ना। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में डल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ, हम पद किसे कहेंगे, तो पदों के बारे में, पद के बारे में मैं एक बार सामान्य रूप से समझा देता हूं, फिर अपन सभी की डेफिनेशंस लिखते हुए अपन इसको पढ़ेंगे, है ना। पद के बारे में जानकारी नहीं है, किसे कहेंगे पद, है। देखो, पद किसे कहेंगे, जैसे मैंने लिखा किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है, ध्यान दो,
यहां पर अपन, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर पद बताइए, तो यहां पर किसान भी एक पद है, खेत भी एक पद है, जोतता है ये क्रिया है। सुनना, खेत भी क्या है हमारा, पद है, ये भी पद है, सब पद है, ये भी पद है। परंतु अगर इनका उच्चारण, इनको अपन अलग से लिखेंगे, जैसे मैं आप यहां से पूछूं आपसे कि किसान, ये क्या है व्याकरण की दृष्टि से, क्या है व्याकरण की दृष्टि से, ये शब्द है केवल, क्या है ये शब्द है। जब किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अगर उसको अलग से लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे अपन, शब्द कहेंगे। लेकिन उसी शब्द का प्रयोग यदि हम किसी वाक्य में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, पद कहते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए, हम सबसे पहले जब वर्ण स्टार्ट करते हैं तो वर्णों से हमारी एक जो इच्छा ये जागृत होती है कि वर्णमाला क्या है। जैसे अपन ने वर्ण की बात की, वर्ण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें अब करने वाले हैं अपन, कि स्वर कितने होंगे, व्यंजन कितने होंगे, उनकी संख्या क्या क्या रहने वाली है। लेकिन इससे पहले अपन इनके बारे में जाने तो सही कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे वर्णमाला। क्या जानेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे, क्या हो सकती है वर्णमाला, बताओ। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। को क्या कहते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। जहां पर वर्ण को क्या कहा जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक तरीके से सहेज कर लिखा जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। अर्थात वर्णों को जब व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे जैसे कैसे लिखा जाए, जैसे आ ई ऐसे आदि हो जाएगा। चलो बात करते हैं वाक्य की, वाक्य की बात कर लेते हैं। किसे कहेंगे वाक्य, देखो शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात इसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे अपन। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं।
जब वाक्यों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाक्य उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं, ये बातें बाद में करेंगे। लेकिन अभी अपन क्या जाने, केवल वाक्य क्या है। तो शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाएगा, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। चलो देखो, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यहां पर दिया है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे जैसे अध्यापक, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। एक और उदाहरण हो जाएगा, किसान खेत में हल जोतता है, राधा नाचती है। राधा नाचती है। देखो जितने भी हमने नीचे शब्द लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरा अर्थ निकल रहा है। जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं, किसान खेत में हल जोतता है और राधा नाचती है। यहाँ पर वाक्यों को पढ़ने के बाद में हमें सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, इसका अर्थ हमें समझने में आ रहा है, इसका अर्थ हमें समझने में आ रहा है। लेकिन वाक्यांश किसे कहते हैं, अब वाक्य के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, वाक्यांश। ये वाक्यांश नाम का एक टॉपिक भी अपने पर्सनल किसमें है, सिलेबस में है। लेकिन वाक्यांश वहां पढ़ेंगे, लेकिन जानेंगे तो यहाँ की वाक्यांश होता क्या है, क्योंकि हमें पहले शब्दावली पर फोकस करना होगा। और जब तक अपन हिंदी से जितने भी रिलेटेड व्याकरण के टॉपिक हैं उनकी शब्दावली नहीं जानेंगे, फिर आगे पढ़ने में कोई ज्यादा सार्थकता नहीं मिलेगी हमें। इसलिए हमें प्रत्येक शब्द पर हमें जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य क्या है, वाक्यांश क्या है, वर्णमाला क्या है, पद क्या है ना। ताकि बाद में मैं आपसे पूछूं कि ये पद है, आराम से समझने में आ जाएगा। मैंने पद की जानकारी दी नहीं आपको, मैं बोलूं कि हाँ ये पद है, आप बोल तो दो कि हाँ पद है। पद क्या है समझ में नहीं आई, पद क्या है। लेकिन अब मैं पढ़ाते वक्त यदि आपसे प्रश्न करता हूं कि पद क्या है, तो आप आराम से मेरे को बता सकते हो कि पद क्या है। नहीं बता सकते, बता सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से यहां तक नोट कर लेंगे। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं या पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे वाक्य कहेंगे। अब अपन बात करते हैं आज वर्णमाला के बाद में वाक्यांश। वाक्यांश की अपन बात करते हैं। नाम सुना होगा आपने वाक्यांश, नहीं सुना पहले, चलो ये जो नया बालक आया, क्या नाम है आपका, रौनक। अपेक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो रौनक आप अभी कौन सी कक्षा में हो, बीए फर्स्ट ईयर में हो। तो आप 12th बेस पे कर रहे हो सीईटी का एग्जाम। आपको पता है सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता है ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपको नहीं पता है ये बहुत अच्छी बात है। पता होता तो हमारे लिए थोड़ी समस्या होती, क्योंकि इस खाली बोर्ड पर तो क्या हुआ, लिखा जा सकता है। लेकिन खाली बोर्ड नहीं होता ना, तो पहले इसको मेरे को मिटाना पड़ता, फिर लिखना होता है ना। बेटा इसका मतलब होता है समान पात्रता परीक्षा। क्या होती है, समान पात्रता परीक्षा, अर्थात क्या होता है, सीईटी, है ना, समान पात्रता परीक्षा। इसको देने से आप सभी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम दे पाएंगे, है ना। जब तक ये आपकी नहीं होगी, किधर, यहाँ है, यहाँ अब ठीक दिख रहा है, अच्छा इधर, ठीक है। हाँ अब इसके बारे में अपन, अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी,
वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है? अभी तक तो अपन ने बात की थी वाक्य, वाक्य तो पूरा अर्थ देते हैं, लेकिन वाक्यांश पूरा अर्थ न दे करके एक अधूरा अर्थ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश। जैसे वाक्यांश मैंने बोला बहुत कम बोलने वाला, अब मैंने आपको पूरा वाक्य नहीं बोला, केवल मैंने यही बोला बहुत कम बोलने वाला, तो ये वाक्य न हो करके ये क्या कहलाएगा? वाक्यांश कहलाएगा। मैं बोलता हूं जैसे बहुत ज्यादा जानने वाला, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी मरता ना हो, तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? वाक्य न हो करके वो क्या है? वाक्यांश है ना, जिनके लिए अपन फिर एक शब्द भी प्रयोग में लेते हैं, जैसे जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो कभी न मरे अमर, जो बहुत कम बोलता है मितभाषी, जो बहुत कम खर्च करता है मितव्ययी, है ना, इस प्रकार से। तो हम पढ़ेंगे वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक अधूरा अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। तो आप इसकी परिभाषा साथ के साथ लिख देंगे, लिखें वाक्यांश और लिखो वाक्य और अंश दो शब्दों से मिलकर के बना है। आप यहां पर जैसा मैं लिखता हूं वैसा का वैसा ही लिखेंगे, वाक्य अंश, और यहां से लिखना स्टार्ट करना। लिखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो, मिलते तो हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु अर्थ का परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते, पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते, नहीं कराते, उसे वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलने वाला। अब ये पूरा वाक्य नहीं है, हमें केवल ये क्या है? एक अधूरा वाक्य दिया गया है, इसका मतलब होता है द्रुतगामी, है ना। जैसे दूसरा वाक्य हो जाएगा हमारा, बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला। अब बहुत कम जो बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, लेकिन यहां पर पूरा वाक्य नहीं दिया है ना, उसका तो हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक शब्द लिखा था थोड़ी देर पहले, देखो हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, क्वेश्चन बन गया। शुद्ध अशुद्ध हमारे पास व्याकरण में दे रखा है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये आपके स्तर की बात है। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जरूरी नहीं है कि वहां पर परिभाषाओं से निकाल करके प्रश्न दे, आपको वहां पर एक जो शब्द दिया गया है वहीं से प्रश्न बना करके दे देगा। बताओ जवाब क्या होगा? क्या होगा आपका जवाब? क्या बताया आपने? लास्ट वाला, डी कर दिया जाए टिक। क्या होगा? सी वाला। और क्या किया जाए टिक? बी वाला। क्या सेम है?
देखो ना कहाँ सेम है, मेरे को बता दो दोनों सेम है क्या, कहीं ना कहीं तो अंतर है। अच्छा इसमें है क्या ये, हाँ इसको मैं क्या करने वाला था, हाँ इसको मैं ये करने वाला था, जिसमें एक भी मात्रा नहीं छोड़नी, जिसमें एक भी मात्रा नहीं छोड़नी, अब भी है ठीक है। हाँ देखो इसमें यूं है कि दोनों मात्राओं में से एक मात्रा जो आगे वाली है वो कैसी आएगी, कैसी आएगी वो बिल्कुल छोटी आएगी, और बाद वाली कैसी आ जाएगी, बड़ी आएगी। लेकिन ज्यादातर इसको ही राइट करते हैं, ऑप्शन ए दिखते हैं इसको ज्यादातर राइट करते हैं, जो कि ये नहीं, और लिखते भी हैं ये मार्केट में, मैंने कई बार देख लिया ऐसा लिखा हुआ मिलता है मुझे हमेशा। तो इस शब्द की शुद्धि पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है, ठीक है। अब चलते अपन आगे, ठीक है। हमारे पास हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पद किसे कहेंगे, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि पद जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यदि अगर कोई शब्द है वो स्वतंत्र रूप से है तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। परंतु उसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ टाइम हो गया। तो हमने अभी आज जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले शुरुआत की थी कि किसे वर्ण कहेंगे, वर्ण क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण में कौन सा लिंग है ना, व्याकरण किन शब्दों से मिलकर के बना है, व्याकरण में उपसर्ग कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी व्याकरण शब्द के ऊपर कि व्याकरण शब्द कौन से लिंग का है, तो व्याकरण शब्द है हमारा पुल्लिंग शब्द का, है ना। व्याकरण पढ़ ली नहीं, व्याकरण पढ़ लिया। व्याकरण ग्रंथ होता है, व्याकरण संगठन होता है, व्याकरण समूह होता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है जो कि वी, आ और करण शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक है वी उपसर्ग, एक है आ उपसर्ग। उसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी कि ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा को सरल व शुद्ध प्रयोग करने के लिए अग्रसर करता है, जो हमें सही और शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसे, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण में हमने ये कहा था कि व्याकरण को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, है ना। व्याकरण तो अथाह है, लेकिन जो व्याकरण हो तीन भागों में बांट करके कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहला मैंने आपको बताया था वर्ण, दूसरा बताया था मैंने शब्द, तीसरा बताया था मैंने वाक्य, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वर्णों की बात की थी, ठीक है। वर्णों की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न किया था। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। यदि प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। यदि प्रश्न इस प्रकार से बनकर के आता है कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। परंतु इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो हमारे पास हो जाएगा शब्द। परंतु प्रश्न ये बन जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। क्या कहेंगे, वाक्य। फिर हमने बात की थी कि अक्षर किसे कहते हैं, मुख के द्वारा वह उच्चारित ध्वनि जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर, अक्षर नहीं, अक्षर यानी नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्यांश किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिले परंतु उनका यदि अर्थ पूरा नहीं निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें प्यारे बच्चों, वाक्यांश कहेंगे। फिर उसके बाद शब्द की बात करें तो
यदि किसी शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। इस प्रकार ये आज की हमारी कक्षा थी। धन्यवाद।